जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री आईएएस पर। दोस्तों, इस पर हम इकोनॉमिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं और जिसमें लगभग आज ये 22 या 23वां लेक्चर होगा और जिसमें हम एनपीए के ऊपर पूरी डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर पूरी तरीके से एनपीए पर ही थे, जिसमें हम लोगों ने एनपीए की प्रॉब्लम समझी थी, एनपीए का कैटेगराइजेशन समझा था, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है और क्या क्या उसके उपाय हो सकते हैं। और सेकंड क्लास में हमने देखा था कि एनपीए के समाधान के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते थे। उसी से रिलेटेड आज की भी क्लासेस हैं, जिसमें हम सामान्यतः 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक होगा टीजर लोन और एक होगा बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और तीसरा हमारा होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र उधारी। ये तीनों ही टॉपिक एनपीए से जुड़े हुए हैं। आइए हम इसकी चर्चा करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से ये एनपीए से जुड़ा हुआ है। क्या ये एनपीए को बढ़ाने में सहयोग देता है, क्या ये एनपीए के समाधान में सहयोग देता है, या ये कुछ और भी सहयोग करता है, या पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी में जो एक सहयोग करेगा। तो इस पर हम पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा टॉपिक होगा टीजर लोन, लोक लुभावन ऋण। जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि लोक लुभावन ऋण। अब लोक लुभावन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो लोक है, ये जो लोक शब्द है ये जो लोक शब्द है दोस्तों, ये पब्लिक को डिनोट कर रहा है। अर्थात हम जैसे लोगों को, जो सिविलियन है, जो पब्लिक है, जो नागरिक है, जो इस देश के निवासी हैं, उन सबको ये डिनोट कर रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को अर्थात जनता को लुभा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, तो आप किस तरीके से जनता को, तो अब मुझे ये बताइए, एक चीज मुझे बताइए आप। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। आइए देखिए, आप कहते हैं, आप यही कहेंगे सर कि जब कोई किसान व्यक्ति या कोई एजुकेशन लोन लेने के लिए या हाउसिंग लोन लेने के लिए जब बैंक जाता है, तो सामान्यतः बैंक में बहुत जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, केवाईसी अपडेट्स होती है, बहुत सारी तमाम कागजात होते हैं, जिसकी वजह से बहुत एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है ऋण लेना। और एक आम नागरिक या किसान या श्रमिक वर्ग या सीमांत किसान या छोटे मजदूर वर्ग, इनको लोन तो मिल नहीं पाता है। तो बैंक ऐसा कौन सा टारगेट करती है कि लोक लुभावन ऋण बांटना शुरू कर देती है। और लोक लुभावन ऋण हमने पहले ही पढ़ा एनपीए की क्लासेस में, जो पिछली 2 कक्षाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं, कि जब पैसा बैंक अधिक से अधिक बांटने लगती है और अगर वो पैसा सही समय से रिटर्न ना हो, वो सही समय का मतलब 90 डेज के अंदर अगर वो रिटर्न नहीं होता है, तो वो एनपीए की श्रेणी में बन जाता है। उसमें भी हमने 3 श्रेणियां देखी थी, सब स्टैंडर्ड थी, डाउटफुल एसेट था और लॉस एसेट था, जिसमें हमने 12-12 महीने के कैटेगराइजेशन किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे। तो आपका एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर लोक लुभावन ऋण के माध्यम से तो कहीं ना कहीं एनपीए फिर बढ़ जाएगा और अधिक समस्या हो जाएगी, और ऐसा बैंक क्यों करता है? तो आपका प्रश्न उठना बिल्कुल जायज है कि सर लोक लुभावन से तो कहीं ना कहीं एनपीए और बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, बैंक क्या होता है? बैंक एक तरीके से अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख के काम करता है। और आपको पता है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, वो सामान्यतः क्या बन जाता है? उसकी लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई इस कस्टमर का ये पैसा मुझे सुरक्षित रखना है। लेकिन वही पैसा बैंक जब दूसरे लोगों को ऋण के रूप में देने लगती है, और ऋण देने के बाद जो ब्याज रेट उसे मिलती है, इंटरेस्ट रेट मिलती है, जो ब्याज दर, उसे वो प्रॉफिट के रूप में देखता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि लोक लुभावन ऋण यानी अधिक से अधिक जनता को जब वो ऋण बांटेगा, तो कहीं ना कहीं जो ब्याज रेट उसे मिलेगी या जो पैसा मिलेगा रिटर्न में, वो उसके लिए प्रॉफिट होगा। और बैंक हमेशा प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं। तो आइए हम डिटेल से इसके बारे में समझते हैं। पहला चीज समझिएगा इसमें कि इसकी ब्याज रेट सामान्यतः कम रहती है। एक नॉर्मल या साधारण स्तर पर अगर मैं देखूं, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 6% कम से कम रहती है, 6% से ऊपर रह सकती है, उससे नीचे नहीं होगी। आप हाउसिंग लोन लेंगे लगभग 8-10% होगा, एजुकेशन लोन लेंगे 11% के आसपास होगा, कार लोन लेंगे वो भी 9-10% होगा। यानी लोन इतने महंगे महंगे होते हैं जो मिनिमम 6% से नीचे नहीं आते हैं। लेकिन टीजर लोन में क्या होता है? सामान्यतः इसकी रेट 6%, पौने 6%, 4.5%, 5% तक कर दी जाती है। ऐसा क्यों कर रही है बैंक? क्योंकि अपना उसे प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। लेकिन इसकी वजह से एनपीए भी तो क्रिएट होगा, क्योंकि ये पैसा अगर इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या करेगा? एक एनपीए क्रिएट करेगा, जो बैंकों के दिवालियेपन की ओर इशारा करेगा, संकेत करेगा। तो एक ही समस्या भी है। लेकिन हमेशा टीजर लोन समस्या नहीं होती दोस्तों। अभी कोरोना के काल में बैंकों के द्वारा या आरबीआई के द्वारा या सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है,
एक तरीके से, जिसमें आपने स्वनिधि योजना थी, एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ पैसे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई है। आरबीआई ने भी जो है कि बैंकों को कहा कि अपनी रेट को कम करिए, तमाम चीज़ें प्रोविजंस की जा रही हैं, यानी किसी भी तरीके से जनता को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करिए। अब आपका क्वेश्चन उठेगा, सर ऋण अगर हम अधिक से अधिक ऋण देते हैं तो कहीं ना कहीं वो तो एनपीए बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आखिरी लाइन पे फोकस करिएगा कि आर्थिक मंदी को दूर करना संभव हो जाता है। क्यों हो जाता है इससे संभव? देखिए, कोरोना का जब संकट शुरू हुआ, मार्च से जो है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा, जब 24 मार्च के आसपास से, और लगभग जून तक, जब तक लॉकडाउन किसी भी फेज में खुला नहीं था, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, सारे मजदूर पलायन कर गए थे अपने घरों को, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई, प्राइवेट सेक्टर में पैसा बंद हो गया, तमाम ऐसी जब समस्याएं क्रिएट हुई तो लोगों के पास क्या था कि मनी की प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? मनी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड घट गई, लेकिन कंपनियों की जो सप्लाई थी वो या तो उतनी ही थी या बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि फरवरी तक तो इंडस्ट्री चल रही थी ना, और इंडस्ट्री हमेशा मास प्रोडक्शन करती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करती है। जिस प्रोडक्शन को उसने सोचा था कि फरवरी तक मैं मार्केट में उतार दूंगी तो मार्च अप्रैल तक जो है कि अपना सेलिंग करेंगे, प्रोडक्शन तो बन गया दोस्तों। लेकिन अचानक कोरोना की वजह से जब लोगों की नौकरी चली गई तो लोगों के पास पैसा कम हुआ, तो लोग किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए डिमांड नहीं कर पाए, फिर केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीद रहे थे, जैसे रोटी कपड़ा, एक तरीके से भोजन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बन गया था उस समय। तो ऐसी स्थिति में यानी कहीं ना कहीं अगर हम इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से देखें या भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी आ गई थी, और इस मंदी को दूर करने के लिए लोक लुभावन जैसे ऋण दिए जा सकते हैं। सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया जा रहा है वो भी एक तरीके से टीजर लोन की श्रेणी में आ सकता है। और सामान्यतः किसी त्योहार या किसी फेस्टिवल, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, इन सब त्योहारों पे भी बैंक जनता को आकर्षित करती है सस्ते ऋणों के माध्यम से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि टीजर लोन एनपीए क्रिएट जरूर करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आर्थिक मंदी को दूर करने में संभव होता है। क्यों? क्योंकि जब लोन अधिक मिलेगा तो लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब कैश जो है कि मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में आ जाएगा, और उससे क्या होगा, लोगों के पास जब पैसा पहुंचेगा तो डिमांड करना भी वो शुरू कर देंगे, और जब डिमांड करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपनी ने प्रोडक्शन कर रखा था उस प्रोडक्शन की सेलिंग होगी और इकोनॉमिक साइकिल जो है कि चल पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, मैंने दोनों पॉइंट लिखे हैं कि ब्याज रेट कम रहेगी सामान्यतः, और वहीं लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी और डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेकिन एनपीए का जोखिम भी होगा। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझे या ये पॉइंट समझे? देखिए, मैंने दोनों बात लिखी है। ये इसका निगेटिव पॉइंट होगा, ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट होगा, लेकिन ये इसके सकारात्मक पॉइंट होंगे। तो टीजर लोन के आपके दोनों पहलू पता होने चाहिए। नकारात्मक रूप से आप देखोगे एनपीए में वृद्धि होगी, लेकिन सकारात्मक रूप से अगर हम देखें तो आर्थिक मंदी को दूर किया जा सकता है। जब ये दोनों ही कंडीशन अगर सामने हो आपके, तो आप सबसे अधिक टिक किस पे लगाओगे टीजर लोन के लिए? इस पे। क्योंकि जब भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब संकट में आ गई हो या आर्थिक मंदी से जूझ रही हो, तो ऐसी दशा में एनपीए बढ़ जाना ही ज्यादा सही है। क्योंकि जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तो ना तो इंडस्ट्री चलेगी, और ना इंडस्ट्री ने करोड़ों के रुपए ले रखे हैं लोन के रूप में, तो इंडस्ट्री भी क्या करेगी, बैंक को रिटर्न नहीं कर सकेगी। इससे ट्विन बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक बैंक की बैलेंस शीट होती है और एक इंडस्ट्री की बैलेंस शीट होती है, ये बैंक की होगी, ये इंडस्ट्री की, ये भी खराब हो जाएगी, ये भी खराब हो जाएगी। क्योंकि इंडस्ट्री पैसा कमाती है सप्लाई करके, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में, उसके लिए जरूरी है डिमांड होना, और डिमांड कब होगी, जब आर्थिक मंदी को दूर किया जाएगा, जिसके लिए लिक्विडिटी अधिक होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे लोक लुभावन ऋण के बारे में पूछे, टीजर लोन के बारे में, तो आप फोकस सबसे अधिक इस पॉइंट पे करेंगे, न कि इस पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला टॉपिक आज का खत्म होता है, टीजर लोन। और अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, बीआईएस। आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, टीजर लोन को। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने बीआईएस को। बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब आप कहोगे सर इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल से कैसे जुड़ जा रही है? भाई, व्यापार जब होता है, आयात निर्यात होता है, तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ती है। लेकिन
आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो नियम बनाएगी या तो भारतीय सरकार बनाएगी या फिर आरबीआई बना सकती है, दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1930 जैसी मंदी, 2008 की जैसी मंदी, 1997 जैसी फाइनेंशियल जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था एशिया में, इस तरीके की समस्या न दोबारा उत्पन्न हो सके, दोबारा न हो, तो इन सारी समस्याओं को रोकने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक संस्था का सृजन किया गया 1930 में। 17 मई 1930 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में इसका सृजन किया गया। कब किया गया दोस्तों? 17 मई 1930 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में इसका सृजन कर दिया गया था, और जिसको हम कहते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और आपको पता है सेटलमेंट का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं सहमति प्रदान करके व्यवस्था को बनाए रखना, डिस्प्यूट को खत्म करना। तो मैंने क्या बताना चाहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट नाम की संस्था, जिसको शॉर्ट में BIS कहते हैं, इसकी स्थापना 17 मई 1930 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में की गई। यही वो संस्था है जो बेसल मानक निर्धारित करती है। आपने सुना होगा बेसल मानक के बारे में न्यूज़पेपर में भी। और इसको बेसल मानक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय, वो स्विट्जरलैंड देश के एक बेसल शहर में है, और इसीलिए इसको बेसल मानक भी कहा जाता है। यानी इस संस्था के द्वारा जो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में है, जो भी नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, जो भी नियम कानून तैयार किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट तैयार किए जाते हैं, उसको बेसल मानक के रूप में कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मानक तय करती है, जिससे क्या करते हैं, जोखिम कम होता है। आइए इस शब्द की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने बताया स्थापना हो रही 1930 में स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में और एक वित्तीय संस्था के रूप में, और ये क्या करती है, बेसल मानक तय करती है, जिससे मानक तय होता है तो जिससे क्या होता है, जोखिम कम होता है। जिस प्रकार से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के घरेलू स्तर पे जो जोखिम बढ़ता है, जोखिम बढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम जोखिम बढ़ने का मतलब समझते हैं कि एनपीए जब लगातार बढ़ रहा होता है और हम उसको क्या करते हैं, कम करने के लिए तमाम विभिन्न प्रकार के जो है कि प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो ये समस्या क्रिएट हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मानक तय किया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जोखिम को कम किया जा सके। और आपने दो मानक सुने होंगे बहुत आराम से, जिसमें पहला होता है कार और एक होता है कार। ये चलाने वाली कार नहीं है, मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकल नहीं है, ये कार है और एक कार है। इसी का दूसरा नाम है, जबकि दोनों ही एक ही नाम से जाने जाते हैं। देखिए, पहले वाले की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, यानी कि जो आपकी कैपिटल है वो रिस्क वाली वेटेज, रिस्क मतलब जो एनपीए आपका क्रिएट हो रहा है उसके रेशियो में कितना पैसा है। दूसरा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो ये दोनों ही एक तरीके से मानक हैं जो बेसल संस्था के द्वारा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो BIS कहलाती है, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हीं मानकों को हम बेसल मानक कहते हैं। आइए ना इनके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। देखिए, इसको मैंने लगभग 6-7 पॉइंट में डील किया है, और यहीं से आप पूरी तरीके से कार अर्थात कार जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इसके बारे में पूरी तरीके से समझ जाएंगे। और बेसिक स्तर पे जो प्री के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी या IAS एग्जाम्स में या यूजीसी नेट JRF में, वहाँ से इन क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी आपकी। आइए हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बैंकों को जोखिम भारित एसेट। अब बताइए, जोखिम भारित एसेट कौन सी होती है? भाई, आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी पढ़ लिया कि जोखिम भारित जो होती है उसको हम एनपीए कहते हैं। इसका कुछ पूंजी स्वयं के पास रखना पड़ता है, ध्यान देना। और ये स्वयं का मतलब कौन हो गया? ये बैंक होते हैं। क्या कह रहा है इसमें दोस्तों? कह रहा है कि जो बैंक होंगे, अब यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कि सर ये तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बैंक होंगे वो रखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, बल्कि ये सभी देशों के जो इसके सदस्य देश होते हैं उनके लिए एक मानक तय करता है कि उन देश में जो भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको क्या करना होगा,
जोखिम भारित जो एसेट हो रही है उसका कुछ पूंजी स्वयं के पास रखना पड़ता है। यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा था प्रोविजनिंग की राशि आपने पढ़ी थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोविजनिंग की एक राशि होती है, ठीक है। प्रोविजनिंग की राशि में क्या होता है सामान्यतः कि जब एनपीए लगातार बढ़ रहा होता है बैंक का, तो आरबीआई के द्वारा दंड के रूप में क्या कहा जाता है कि जो आपका एनपीए बढ़ गया उसका जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला था उसकी कुछ राशि प्रोविजनिंग के रूप में आपको रखनी पड़ती है अपने पास। उसी तरीके से जो बेसल मानक होता है वो भी कहता है कि बैंकों को जोखिम भारित एसेट का कुछ पूंजी स्वयं के पास बैंक को रखना पड़ेगा। अब मुझे ही बताइए, जिस तरीके से प्रोविजनिंग की वजह से बैंकों की साख सृजन क्षमता घट जाती थी, उसी तरीके से अगर वो बेसल मानक का भी जो है कि नॉर्म्स या क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके पास जब पैसा जो स्वयं के पास, स्वयं का मतलब इनका जो वॉलेट होता है उस वॉलेट में रखना पड़ता है, वॉल्ट जिसे हम कहते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए होता है। मतलब कि बैंक कभी दिवालिया अगर हो भी जाता है या उसके पास पैसे कम हो जाते हैं तो ये इमरजेंसी में यही पैसे काम देते हैं। लेकिन ये बताइए, जब इस पैसे का, इस क्राइटेरिया का अगर ये पालन करते हैं तो जो रोजमर्रा के लिए जो ऋण देते हैं उन ऋणों में कहीं ना कहीं कटौती होगी। क्योंकि मान लेता हूं मैं कि अगर किसी बैंक के पास 10 लाख रुपए है और उसने बेसल मानक का क्राइटेरिया पूरा किया, उस हिसाब से उसे कहा गया कि भाई आपको 2 लाख रुपए रखने होंगे अपने पास स्वयं के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो भी एनपीए आ रहा है उसका कुछ हिस्सा या कुछ पूंजी 2 लाख रुपए आपको इसमें रखनी होगी। तो अब टोटल इसके पास केवल 8 लाख रुपए ही तो बचे जो पब्लिकली जो है कि ऋण डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो 2 लाख रुपए का जो साख सृजन पे जो प्रॉफिट था इस बैंक का वो घट गया, और जिसकी वजह से क्या होगा, इसका प्रॉफिट घट जाएगा दोस्तों। लेकिन समस्या क्या है आपको आगे दोस्तों, तो फिर सर इसको रखने में क्या दिक्कत है? भाई ये तो बैंक की भलाई के लिए कहा जा रहा है कि आप दिवालिया ना हो जाए। बात सही है आपकी, रखने को चाहिए, बैंक भी चाहते हैं कि हम रखना चाह रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, हमें घाटा ना हो। लेकिन समस्या क्या होती है, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं सीधे पॉइंट नंबर 5 पे ले चल रहा हूँ आपको। समस्या यहाँ हो जाती है कि बेसल जो थर्ड चल रहा है इस समय जो बेसल मानक थर्ड चल रहा है उसमें लगभग ये रेशियो रखा गया कि 12% का अनुपात होगा। कितना होगा? 12% का अनुपात होगा। अब बताइए मुझे, एक बैंक, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं तो एक बैंक हमारा जो कि क्या रखता है, एसएलआर रखता है लगभग 18% के आसपास, ठीक है दोस्तों। सीआरआर रखता है जो लगभग 4.5 के आसपास चल रहा है इस समय। और भी बहुत सारे इसको क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। अगर उसके ऊपर कहीं प्रोविजनिंग की राशि भी लगा दी गई होगी उसको भी रखना होगा। फिर बेसल मानक के रूप में इसे 12% और रखना हो, तो कहीं ना कहीं ये 100% जो उसके पास राशि है, 100% मतलब जो भी राशि है उसके पास, वो पूरी की पूरी हम 100% मान लें, उसमें से जब इतनी सारी राशियां रख ही लेगा तो आखिर बचेगा क्या उसके पास? मान कुल मिला के 10-15% राशि बचेगी जिसको वो ऋण के रूप में देगा और प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा सकारात्मक नहीं हुआ जिससे वो अपने खर्चे निकाल सके या सरकार को भी सहयोग कर सके या लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा कर सके निवेश करने के लिए, जब ये ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी तो बैंक तो ऑटोमेटिक दिवालिया हो जाएगा। तो बैंकों के सामने एक चैलेंजेस आ रहा है कि भाई 12% का हम रेशियो है, कैसे मैनेज करेंगे? हमें एसएलआर भी देखना है, सीआरआर भी देखना है, प्रोविजनिंग भी देखनी है, तमाम और भी क्राइटेरिया देखने हैं, फिर आप बेसल मानक भी ले रहे हो। तो समस्या ये आ रही थी। तो होता क्या है कि बैंक कहते हैं ठीक है साहब, हम जो है कि इसको लागू करने के लिए तैयार हैं। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट, मैंने अभी ये 3 पॉइंट छोड़े जिसको मैं इसको आगे बताऊंगा ये लास्ट में, तो समझिएगा इसका सीक्वेंस। तो हमने क्या पढ़ा पहले कि बैंकों को जोखिम भारित जो एनपीए होता है उसका कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, जो वर्तमान में बेशक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बेशक थर्ड में 12% की राशि दे रहा है। बैंक कह रहा है ठीक है हम बेसल को रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन सरकार को इसमें सहयोग करना होगा। सरकार क्या सहयोग करेगी? वो कह रहे हैं बैंक कि भाई हमारे पास पूंजी का अभाव है, यानी हमारे पास पूंजी का जब अभाव है तो आप इस अभाव को कम करिए। और आपको पता है जब बैंक में पूंजी का अभाव होता है, मैंने बताया था कि किस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि बैंकों में जब पूंजी का अभाव होता है, दिवालिया हो जाती है, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? रिकैपिटलाइजेशन कर दिया जाता है, अर्थात पुनर्पूंजीकरण किया जाता है। जो पैसा सरकार करोड़ों में कल्याणकारी योजनाओं में लगा सकती थी वो पैसा कहाँ देना पड़ता है? उसे मुद्रा की आपूर्ति करती है अर्थात बैंकों में। जब बैंक में पर्याप्त मात्रा में पैसा आ जाएगा तो बैंक कहेगा कि ठीक है हम अब बेसल मानक का पालन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सक्षम हो गए हैं, अब हम ये सारे क्राइटेरिया भी रख लेंगे, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीजें, और 12% का बेसल मानक भी हम रख लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, जब बेसल थर्ड लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन जब किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार क्या करेगी, कल्याणकारी योजनाओं की कुछ कटौती करेगी। जो पैसे उसे कल्याणकारी योजनाओं में लाने थे वो पैसे तो इसने बैंक में दे दिए, क्योंकि रिकैपिटलाइजेशन करना जरूरी था। तो इस तरीके से हमारी जो सामाजिक योजनाएं होती हैं, जो क्षेत्र की योजनाएं चल रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं फिर बाधित हो जाती हैं। तो ये था दोस्तों हमारे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट, टीजर लोन, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट ही डील किए हैं, बहुत फालतू के पॉइंट नहीं डील किए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे हमने फोकस किया है। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अक्सर आप ये सुनते होंगे, आप इन चीज़ों से परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको और भी सीक्वेंस के साथ आपको बताना चाहूँगा। हाँ दोस्तों, ये 3 पॉइंट छूट गए थे यहाँ पे। दूसरा हमें पढ़ना था कि वित्तीय दुर्घटना से सुरक्षित करना। सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपके पास कहीं दिवालियापन की स्थिति ना आ जाए, इसलिए आपको अपना पैसा रखना पड़ेगा, और इसका निर्धारण प्रत्येक देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे इंडिया में कौन करता है, RBI करता है। और आपको पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी था, देखिए जिस तरीके से कार अर्थात CAR, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, जिस तरीके से ये रेट बढ़ती जाएगी, यानी 12 से 14, 14 से 16, 16 से 20% होती जाएगी, उसी तरीके से बैंकों की साख सृजन क्षमता भी घटती जाएगी। क्योंकि बैंकों को SLR, CRR, प्रोविजनिंग तमाम चीज़ों के साथ साथ बेसल मानक को भी रखना पड़ेगा। अगर ये बेसल मानक मैं मान लीजिए कि 12 की जगह 14% कर दूं, या 14 की जगह मैं अगर 18% कर दूं, तो बैंकों का साख सृजन कम होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। जब 12% में बैंकों को इतनी समस्या हो रही कि भाई हमारे पास पूंजी का अभाव है, हमारे लिए रिकैपिटलाइजेशन करिए, तो अगर मैं इस कार को बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, 14 से 18 अगर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं साख सृजन क्षमता घट सकती है। अब यूपीएससी आपसे क्या करती है, आपको परेशान करने के लिए भाषाओं में उलझाएगी और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछती है, स्टेटमेंट से पूछ देगी क्वेश्चन। जो चीजें आप जानते हैं वो सामान्यतः यूपीएससी प्रश्न में रख देती है, और आपको उसके आगे जाके कॉन्सेप्ट के स्तर पे पूछती है प्रश्न। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं यहीं बनाऊं कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं, या सामान्य अर्थों में लिखेगी कि बेसल मानक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें पहला पॉइंट देगा कि वित्तीय दुर्घटना से सुरक्षित करना इसका उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट देगा कि अगर कार को, मतलब कार का जो परसेंटेज है, अगर इसे घटा दिया जाए तो साख सृजन क्षमता भी घट जाती है। और यही आप अगर नहीं जानते होंगे तो आप इस आंसर को गलत कर देंगे। जब कार का परसेंटेज घट जाएगा, यानी कि 12 की जगह 10 हो जाए, 8 हो जाए, तो बैंकों के पास पैसा अधिक रहेगा और उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये जस्ट अपोजिट रिलेशन बनाते हैं दोस्तों, ओके। और बाकी आपसे पूछ सकता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में कि बेसल थर्ड जो प्रोजेक्ट में चल रहा है उसमें कितना % रेशियो रखा गया है, तो आप याद रखिएगा 12 है। बेसल सेकंड और फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे सेकंड में 9% था और फर्स्ट में शायद 6% था। इसका मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन बेसल सेकंड में 9% का था, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा 2 टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे और फाइनल टॉपिक की। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पानी पीता हूं तक। आइए हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखिए सेक्टर मतलब क्षेत्र हो गया, लैंडिंग मतलब उधारी देना जिसको, और प्रायोरिटी मतलब होता है, आप इस शब्द से बहुत परिचित होंगे अपने जीवन में कि मैं अपने टारगेट में किस टारगेट को यानी किस गोल को प्रायोरिटी दूं, अर्थात प्राथमिकता किसे दूं। तो इसका भी सामान्य अर्थ क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र उधारी, या प्राथमिक उधारी क्षेत्र, या प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। अब ये बताइए, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इस इकोनॉमिक्स में आपने जैसे क्षेत्र के बारे में सुना होगा, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, जिसमें हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एनपीए से इसका कैसा संबंध है। देखिए बैंक क्या करती है ना, हमेशा फोकस करती है कि अपने जो मतलब मित्रवत होते हैं या जो विश्वास पात्र होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहती है। जैसे अब बैंक के जो दोस्त होते हैं, दोस्त का मतलब यहाँ पे मैनेजर का दोस्त नहीं, सामान्यतः जो बैंक को पैसा समय पर रिटर्न कर सके, तो बैंक सोचती है इंडस्ट्री वालों को, इंडस्ट्री को एक तरीके से वो अपना मित्र समझती है कि भाई ये करोड़ों का रुपए लेंगे एक साथ और करोड़ों में रिटर्न करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
लेकिन यहीं पे भूल हो जाती है और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या विजय माल्या बहुत सारे ऐसे डिफॉल्टर हुए हैं जो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा एक अमाउंट लेके उधार के रूप में गायब हो जाते हैं और आम जनता का जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है वो पैसा डिफॉल्ट हो जाता है या डिफॉल्टर के रूप में चला जाता है और दिवालिया की स्थिति आ जाती है। फिर वही तमाम जो है कि रोना धोना लगा रहता है। जैसे पीएमसी बैंक महाराष्ट्र में हुई थी, पंजाब महाराष्ट्र बैंक के बारे में आपने सुना भी होगा, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में भी हुआ है। तो 2-3 ऐसे स्कैम बहुत सारे जो चर्चा में रहे हैं 1-2 साल के अंदर। तो हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से एनपीए को प्रभावित करेगा। अगर मैं दोस्तों कहूँ, इसकी बात करूँ, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है, रीढ़ का मतलब होता है, रीढ़ क्या होती है, जैसे बॉडी में जो रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी जो पीछे बैकबोन होती है, उसके बिना शरीर खड़ा नहीं रह सकता, एक बैलेंस नहीं बना सकता। उसी तरीके से अगर आप प्राइमरी सेक्टर को भी अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, एक लुगदी के समान हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से ढह जाएगी। आप केवल इंडस्ट्री पे फोकस करके आप प्राइमरी सेक्टर अर्थात इंडियन इकोनॉमी को नहीं बचा सकते। इसलिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, मेरे नज़रिए में ये एक रीढ़ का काम करता है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी होती है। अभी मैं आपको इन सेक्टर के बारे में बताऊं और आप खुद कहोगे कि हाँ सर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अगर इसको बैंक के द्वारा इग्नोर कर दिया गया, ऋण नहीं दिया गया, लोन नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चरमराहट सी आ जाएगी, अर्थात समस्या क्रिएट होगी बहुत अधिक। आइए हम बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसको हम डील करेंगे। देखिए, कुछ क्षेत्रों को, यहाँ पे को छूट गया है, कुछ क्षेत्रों को वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्या लिखा मैंने कि ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। अब वो समस्या क्या होती है, वित्तीय आधारभूत संरचना, अर्थात जैसे मान लीजिए गांव का किसान है, अब उसे ऋण लेना है, लेकिन आप देखोगे कि गांव में दूर दूर तक बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो एक तरीके से रिमोट एरिया होते हैं। रिमोट एरिया का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पे सामान्यतः बिजली की पहुंच नहीं होती है, सड़कों की पहुंच नहीं होती है, पानी की पहुंच नहीं हो पाती है। वो लोग बहुत अपना एक तरीके संकटपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उन्हें पानी लेना हो या किसी मार्केट जाना हो तो करीब 15-20 किलोमीटर तक जाना पड़ जाता है, उसको रिमोट एरिया कहते हैं। ऐसे क्षेत्र में अगर कोई किसान है जो अपनी इनकम के साथ साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए बैंक होनी चाहिए जो आसपास उसके एरिया में बैंक हो और लोन की व्यवस्था कर सके। लेकिन हमने क्या लिखा, वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण जो है कि क्या करता है, किसान को लोन नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी के समाधान के लिए आरबीआई के द्वारा पीएसएल की शुरुआत की गई। पीएसएल मतलब शॉर्ट में अगर हम कहें प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। देखिए, प्राइमरी हो गया, सेक्टर हो गया, लैंडिंग हो गया, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र उधारी, यानी इस योजना की जो है कि शुरुआत की गई है इसके समाधान के लिए। तो समस्या क्या थी हमारे सामने कि वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव की वजह से जो वंचित वर्ग होते हैं या जो है कि कमजोर वर्ग होते हैं, जो किसान वर्ग होता है, उसको समय पे ऋण नहीं मिल पाता है। और अगर आप वंचित वर्ग को ऋण नहीं देंगे, किसान वर्ग को ऋण नहीं देंगे, एमएसएमई सेक्टर को नहीं देंगे, एक्सपोर्टिंग को नहीं देंगे, या कहीं ना कहीं ऊर्जा को नहीं देंगे, जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, या सीमांत और लघु किसानों को अगर मौके पर ऋण नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी हतोत्साहित होंगे, इंडस्ट्री बंद करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। और ऐसी व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से जो है कि क्या होगा, एक गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए, तो हमने देखा कि ये तो एक समस्या थी, लेकिन दूसरी बात अगर हम करें कि आरबीआई द्वारा पीएसएल की शुरुआत की गई तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे ये काम करेगा। तो देखिएगा, प्रत्येक अधिसूचित बैंक का मतलब होता है जो सेकंड शेड्यूल में होती है लिस्टेड। मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में बताया होगा कि किस बैंक को हम जो है कि अधिसूचित बैंक कहेंगे, यानी लिस्टेड बैंक कहेंगे, जो आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत जो है कि सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती है। यहाँ पे सेकंड शेड्यूल का मतलब भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का जो प्रारूप है वो वेतन संबंधित वगैरह है, वो हम पॉलिटी में पढ़ लेंगे। यहाँ पे 1934 जो एक्ट है आरबीआई का, 1934 एक्ट, उसमें ये वर्णित है उस सेकंड शेड्यूल में जितनी भी बैंक लिस्टेड हैं उनको निवल ऋण। अब निवल ऋण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको मंथली कुछ पैसा आता है, घर से अपने पैसा आता है, आप लोग बाहर रहते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ या कहीं भी अपने लोकल शहर में अगर तैयारी कर रहे हैं घर से दूर रह के, आपके पास 10,000 रुपये आता है और आप कहते हो कि ठीक है मेरा इतना रूम रेंट है, मेरा इतना खर्चा है, मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का खर्चा है, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद आप कहते हो मेरे पास 2,000 रुपये ऐसा बचा हुआ है जो कभी इमरजेंसी में काम आ सकता है, या किसी को मैं ऋण दे सकता हूँ, लोन दे सकता हूँ या उधार दे सकता हूँ। तो वही होता है निवल ऋण। कहने का मतलब बैंक के पास जितना भी करोड़ रुपए हो, मान लेते हैं हम यहाँ मान लेते हैं कि 5 करोड़ रुपए बैंक के पास है, लेकिन क्या वो 5 करोड़ रुपए सब थोड़े दे देगी, उसमें
उसे CRR भी मेंटेन करना है, SLR भी मेंटेन करना है, बेसन मानक मानक भी देखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कहती है भाई इन 5 करोड़ में से कुछ घटा के मेरे पास केवल 3 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसको मैं पूरी तरीके से ऋण के रूप में दे सकता हूँ। तो यही क्या कहलाएगा इसका, नेट लोन की पावर, अर्थात नेट लोन देने की क्षमता, नेट कैपेसिटी, यानी निवल ऋण इसी को कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि बैंक के पास जो 5 करोड़ था वो पूरा का पूरा ऋण नहीं दे सकता था, बल्कि 3 करोड़ रुपए तक ऋण दे सकता है, क्योंकि बाकी 2 करोड़ रुपए में वो अपनी सैलरी हो गई, कर्मचारियों के, स्टाफ की, बाकी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेशन जो कॉस्ट होती है, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करता है इसमें। आइए, तो कह रहा है यहाँ पे, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक अधिसूचित बैंक अर्थात सेकंड शेड्यूल को निवल ऋण का कुछ, ध्यान देना कि अधिसूचित बैंक जो होते हैं, जो सेकंड शेड्यूल में होते हैं, उन्हें निवल ऋण का क्या करना होता है, कुछ परसेंट। अब ये कुछ परसेंट कितना होता है, अभी आगे पता चलेगा आपको कि कुछ परसेंट कितना, प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना अनिवार्य है। इस शब्द पे फोकस करिएगा। अब अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको, यानी जितने भी लिस्टेड बैंक हैं उन्हें इन प्राइमरी सेक्टर को देना ही देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ परसेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे RBI ने सामान्यतः 40% यूज किया है टर्म। आइए मैं इसको समझाने के लिए आपको इसे रफ कर देता हूँ, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसे समझाने के लिए आपको यहाँ पे इतना जगह बस यूज कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए मैंने क्या बताया कि कुछ, यानी प्रत्येक जो लिस्टेड बैंक है उनको निवल ऋण का कुछ परसेंट, मैं अभी यहाँ पे ये भी हटाता हूँ, कुछ परसेंट जो है कि प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना अनिवार्य है। अब समझिएगा, मान लेते हैं हम कि किसी बैंक के पास 10 करोड़ रुपीस पूरी राशि है, ठीक है। इसमें से वो कहता है भाई कि मेरे पास लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें वो कहेगा कि मुझे SLR भी रखना है, CRR भी देना है, ठीक है, बेसन मानक भी देना है, ये सारी चीज़ें, और अपने स्टाफ की सैलरी वगैरह जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तमाम जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, जैसा उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस में क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हर बैंक में फ्री में बिजली तो आएगी नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर मैनेजमेंट, ठीक, ये तमाम चीज़ें, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ETC। तो 4 करोड़ निकल जाने के बाद बैंक के पास बचता है केवल 6 करोड़ भैया। तो बैंक कहता है दोस्तों मैं इस पैसे को ही केवल लोन दे सकता हूं, और इसे हम कहते हैं नेट लोन, यानी कि निवल ऋण। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं अगर मैथ के, अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे थोड़ा बहुत, तो मैं इस 6 करोड़ राशि को पूरा का पूरा 100% के रूप में मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ मैं, 100% के रूप में। तो इस 100% का 40%, अब जो आप लोग अपने उत्तर निकालिएगा कि 6 करोड़ का 100% अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, लगभग 2.40 करोड़, यानी 2 करोड़ 40 लाख के आसपास ये राशि आएगी 40%, और बाकी 60% जो भी हो जाएगा यानी कि लगभग 3.6 करोड़, यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो है कि वो किसी को भी लोन दे। लेकिन RBI कहती है भाई आपका जो नेट लोन देने की क्षमता है उसका 40% आपको देना ही देना पड़ेगा। तो सोचिए बैंक के पास 10 करोड़ था, लेकिन प्राइमरी सेक्टर को वो कितना दे रहा है, केवल 2.4 करोड़। कैसे, क्योंकि उसके 4 करोड़ अपने खर्चे थे, बाकी 6 करोड़ नेट लोन की क्षमता थी, और जिसमें से 40% ही जो है कि प्राइमरी सेक्टर को कम से कम देना अनिवार्य था। तो इस तरीके से 40% जो है कि 2.4 करोड़ रुपए लोन देगी इन लोगों को, और बाकी 60% बैंक चाहे तो इन लोगों को दे सकती है, या इंडस्ट्री को दे दे या ना दे, वो उसकी मर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंपलसरी रूप से प्रोविजन बना दिया गया है कंपलसरी रूप से। आइए अब डिटेल समझते हैं यहाँ पे। तो कुछ परसेंट प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य हो जाता है। अब पहले हम समझते हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र होते कौन कौन से। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है दोस्तों, पहले सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में MSME, मैंने कहा था छोटे लघु और मध्यम जो उद्यम होते हैं। आवासीय ऋण, जो हाउसिंग लोन लेते हैं लोग। एजुकेशन लोन, जो शिक्षा लोन लेते हैं। नवीनीकृत ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा या एनर्जी पे जो हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि नवीनीकृत ऊर्जा किसे कहते हैं, उसके बारे में। फिर निर्यात प्रोत्साहन, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट में होता है आयात करना। जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, आपको पता होगा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था तो उस समय लगातार न्यूज में चर्चा बनी हुई थी, और MSME की जो नई परिभाषा दी गई थी,
ठीक है। एमएसएमई की मैंने नई परिभाषा, आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक में, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से बताया है एमएसएमई की जो नई परिभाषा है, इसकी उपयोगिता क्या क्या है। बाकी अपने टॉपिक में भी आएगा इकोनॉमिक्स में, तो हम यहाँ भी स्टडी इसकी करेंगे। तो एमएसएमई की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि एमएसएमई लगभग भारत के 40% मार्केट पे कवर कर चुका है, यानी इंडियन इकोनॉमी में 40% से अधिक जो है कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है सामान, वो एमएसएमई से होता है। तो सोचिए एमएसएमई और निर्यात सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो निर्यात को भी प्रोत्साहन देने के लिए लोन देना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सामान्यतः सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सोसाइटी के रूप में काम करता है जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं जुड़ी होती हैं, तो इनको भी फोकस किया जाता है। सामाजिक आधारभूत संरचना, अब जैसे रोड बनवाना, बिजली बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए लोन देना, ये सारी चीज़ें। और वहीं कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग में दोस्तों दिव्यांग व्यक्ति हो गए, वृद्ध व्यक्ति हो गए, सीमांत कृषक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्पसंख्यक। ठीक है दोस्तों, तो ये था दिव्यांग। तो ये कुछ सेक्टर होते हैं। अब आप बताइए मुझे, अगर आप एमएसएमई को लोन नहीं देंगे सही समय से, तो आपका जो 40% जो प्रोडक्ट है उसको सेल कैसे करोगे, आप दूसरे देशों को कैसे निर्यात कर पाओगे। यानी इंडियन इकोनॉमी का 40% प्रोडक्शन कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो एमएसएमई से होता है। एग्रीकल्चर, जिसमें जीडीपी में योगदान लगातार इसका घटता जा रहा है, 16-17% रह गया है, लेकिन 60% से अधिक आबादी आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। अगर आप हाउसिंग लोन नहीं देंगे, एजुकेशन लोन नहीं देंगे, जब आप शिक्षा के लिए ऋण नहीं देंगे, तो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे। जो नीडी पर्सन होते हैं, जिनको वाकई पढ़ने की ज़रूरत होती है, पढ़ते हैं, जुनून होता है, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, जब वो लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक उन्हें बहुत परेशान करती है, जटिल प्रक्रियाएं बताती है। तो ऐसे में ये भी जरूरी है। नवीनीकृत ऊर्जा, निर्यात प्रोत्साहन मैंने बता ही दिया एमएसएमई से, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कमजोर वर्ग। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को अब लोन देना, जो आरबीआई के द्वारा जो पीएसएल की शुरुआत की गई है, ये बहुत अच्छी पहल मानी जाती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनपीए तो क्रिएट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनपीए नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कृषि क्षेत्र में 2 मौसमी फसलें होती हैं जो 6 महीने के लिए, या एक मौसमी फसलें होती हैं। अगर वो 180 दिन के अंदर अपना पैसा रिटर्न नहीं करती हैं, मूलधन या ब्याज, तो हम उसे एनपीए कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, हमें एनपीए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ ये देखना है ना, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कैसे किया जाएगा। अगर हम इनको ऋण नहीं देंगे तो इंडियन इकोनॉमी को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो कहा था निवल ऋण का कितना परसेंट दोस्तों, 40%। ये ध्यान दीजिएगा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, 40%। इसीलिए मैंने यहाँ 40% को सॉल्व भी किया। और दूसरा, पीएसएल को अनिवार्य किया गया है, यानी आरबीआई के द्वारा निवल ऋण का 40% पीएसएल को देना अनिवार्य कर दिया गया है कमर्शियल बैंक के द्वारा। और आरबीआई द्वारा इसमें प्राथमिक क्षेत्र या प्रायोरिटी सेक्टर उधारी सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। आरबीआई कहता है कि मान लीजिए कोई बैंक है, मान लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए कोई बैंक है, कोई ए बैंक है और एक बी बैंक है और एक सी बैंक है। चलिए 3 बैंक हम ले लेते हैं। इस ए बैंक ने क्या किया, 40% इसको जो है कि देना था, मतलब 40% जो है कि इसको प्राइमरी सेक्टर में लोन देना था, लेकिन इसने क्या किया कि 60% तक लोन दे दिया, यानी अपने 40% के रेशियो से लगभग 20% एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और बी बैंक है, चलिए मैं सी बैंक को हटाता हूँ। जो बी बैंक है, इसने केवल और केवल क्या किया, 30% ही लोन दिया पीएसएल को। अभी इसके पास कितनी कमी है, अगर आप देखोगे तो 10% को अभी और क्या है, इसे देना होगा। तो यहाँ जो सर्टिफिकेट की व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, इसको सर्टिफिकेट चाहिए, ये खरीदेगा सर्टिफिकेट, लेकिन किससे खरीदेगा, उस बैंक से खरीदेगा जिसने अपनी 40% से अधिक राशि दे दी है। तो 10% के लिए क्या करेगा, पेमेंट करेगा, भाई पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा। और ये भी क्या करेगा, उस 10% के लिए इसे इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट, एक जारी कर देगा सर्टिफिकेट। और यही सर्टिफिकेट आरबीआई को दिखा दिया जाएगा कि साहब हमने 30% लोन के माध्यम से और 10% का हमने सर्टिफिकेट खरीद लिया ए बैंक के द्वारा, जिसके माध्यम से हमने अपनी 40% की राशि पीएसएल को दे दी। अब आप कहोगे सर इसने 30% दिया, 10% तो खरीद लिया। तो दोस्तों जो 10% इसने खरीदा है, वो कहीं ना कहीं इसने भी तो 10-20% एक्स्ट्रा खर्च किया था, तो इसको भी रुपए मिल गया और इसने अपनी योजनाओं में सहयोग भी दिया, यानी पीएसएल को 40% ऋण भी दे दिया। तो आइए समझते हैं, लक्ष्य पूरा न करने वाले बैंक को
अर्थात बैंक खरीदेंगे, लक्ष्य पूरा जो नहीं करते हैं इसकी तरह वो क्या खरीदेंगे, खरीदेंगे, लेकिन इसके पास जारी किसके द्वारा किया जाएगा, जो लक्ष्य से अधिक जो है ऋण दे देगा। यानी ए बैंक ने 40% से अधिक ऋण दिया था, तो इसलिए ये बेचेगा और ये खरीदेगा क्योंकि इसने कम लोन दिया था, क्योंकि इसे भी 40% करना था। 40% से अधिक दे सकते हैं लेकिन 40% से कम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसको ये कंपलसरी था कि ये 40% कैसे भी करके कंप्लीट करें। तो ये इसके टारगेट थे। और इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ हम पीएसएल को भी मजबूत करेंगे। अर्थात इंडस्ट्री के साथ साथ आप पीएसएल अर्थात इन सारे सेक्टर को भी हम मजबूत करेंगे। और आपको भी पता है कि अर्थव्यवस्था तभी चलती है जब उसका इंडस्ट्री सेक्टर और आपका सर्विस सेक्टर और साथ ही साथ जो है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है उसको सपोर्ट मिलता रहे। अर्थात तीनों ही मिलजुल के जब काम करेंगे तभी हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और जीडीपी बढ़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग एनपीए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक पैसा पहुंचना जरूरी है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, और इसी के माध्यम से हमने आज एनपीए से संबंधित जो बैंक की कार्यविधियां थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है और बहुत ही विस्तार से लगभग 4 से 5 लेक्चर हमने इस पर कंप्लीट किए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा मनी पे, क्योंकि मनी सप्लाई किस तरीके से होती है, उसमें मनी का क्या रोल होता है, जो फिएट मनी होती है, टोकन मनी होती है, फिड्यूसरी मनी होती है, लीगल मनी होती है, इन सब की हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेना चाहेंगे और एक आपसे निवेदन आएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी क्लास की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।